मीडिया डिक्शनरी पर बात करते हुए मुझे विशेष तौर पर ये कहना है कि जो प्रतिबंधित साहित्य है या प्रतिबंधित पत्रकारिता है वो इधर काफ़ी चर्चा में है। और चर्चा में कारण ये है कि प्रतिबंधित साहित्य पर अभी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। मैंने इस दिशा में कुछ काम किया है और ख़ासकर हिंदी पत्रकारिता को लेकर मैंने काम किया है। वो पत्रकारिता जो जेल, जब्ती और जुर्माने की पत्रकारिता रही है, या वो पत्रकारिता जिसके शब्दों में पहरे बैठाए गए, या ये वो पत्रकारिता है जिसमें पत्रकार, संपादक और प्रेस को जोखिम उठाना पड़ा, ये उस तरह की पत्रकारिता है। दरअसल हिंदी साहित्य का इतिहास अगर कोई भी हम उठाकर देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि प्रतिबंधित पत्रकारिता को लेकर के, या पत्रकारिता का इतिहास भी उठाएंगे जो पुस्तकें लिखी गई हैं अमूमन, उनमें प्रतिबंधित पत्रकारिता से संबंधित बहुत जानकारी आपको नहीं मिलेगी, और या उसमें कोई चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा हिंदी साहित्य के जो हमारे पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों में भी कोई पाठ्यक्रम प्रतिबंधित साहित्य पर नहीं मिलेगा। जबकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रतिबंधित साहित्य की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मात्रा का मतलब कि ये अनेक विधाओं में लिखा गया साहित्य है। इसमें निबंध हैं, कहानी हैं, रिपोर्टाज हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, उपन्यास हैं और बहुत सारी इतिहास, कला, संस्कृति की पुस्तकें भी हैं। तो प्रतिबंधन का जो दायरा है दरअसल वो बहुत व्यापक है। इसलिए कोई एक व्यक्ति या एक संस्थान इस पर काम अगर करना चाहे तो उसके लिए संभव इसलिए नहीं है कि बहुत सारी तो सामग्री है जो अभी भी आर्काइव में लाखों पन्ने बाट जो रहे हैं कि हम उनको देखें, खोजें और उस दौर को जानने की कोशिश करें कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने शब्द की सत्ता को समझा और उसको नियंत्रित करने की कोशिश की। उसमें जब हम सिलसिलेवार ढंग से 1799 के प्रेस अधिनियम से लेकर के और 1935-40 तक के विभिन्न अध्यादेशों, नियमों को हम देखेंगे, अधिनियमों को देखेंगे, तो उसमें परिवर्तन होते रहे हैं, वो एक जैसे नहीं रहे हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती रही हैं। जैसे कि पहले पुस्तकों का और पंपलेटों पर और कार्टून्स पर प्रतिबंधन की कोई योजना नहीं थी, मगर जब एक कार्टून बनाने पर ही देखा गया कि जनता उससे आंदोलित हो रही है और एक राष्ट्रीय चेतना उससे विकसित हो रही है, तो बहुत सारे कार्टूनों को भी प्रतिबंधित किया गया, बहुत सारी कहानियों को किया गया। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि गोरखपुर से निकलने वाले स्वदेश, आगरा से निकलने वाले सैनिक, इलाहाबाद से निकलने वाले चांद, अभ्युदय और भविष्य, इसके अलावा बुंदेलखंड केसरी, वॉलंटियर, अलंकार, नया हिंदुस्तान, विप्लव, ये सारे वो नाम हैं जिनके अंकों को किसी न किसी तरह से पहले प्रताड़ित किया गया, जुर्माना लगाया गया, प्रेस की जब्ती की गई और इनके अंकों को भी जब्त किया गया। स्वराज जो इसी इलाहाबाद से निकलने वाला पत्र था, उसके 8 संपादकों को जेल हुई। एक संपादक जेल जाता था, दूसरा संपादक निकलकर उसको आकर के संपादित करता था। उसका स्वराज का जो विज्ञापन छपता था, उस विज्ञापन में ये लिखा होता था कि 1 अदद संपादक चाहिए, वेतन के रूप में 2 सूखी रोटी और 1 लोटा ठंडा पानी और बोनस में जेल। इस तरह के विज्ञापन आते थे और उन विज्ञापनों को भी देखने के बाद लोग बाग उसके संपादन के लिए आगे आते थे। तो ये जो साहित्य है, जो होम पॉलिटिकल फाइलों में बंद है, जो आर्काइव की पुलिस फाइलों में बंद है, वो बहुत महत्वपूर्ण करिस्पॉन्डेंस है। जैसे एक अंक जो वर्तमान कानपुर से निकलता था, उस वर्तमान दैनिक अखबार के अंक को प्रतिबंधित किया गया क्योंकि उसमें जवाहरलाल नेहरू के एक निबंध एक छपा था, एक लेख कह लीजिए छपा था,
जो पूर्वी बंगाल में राजनीतिक भूकंप नाम से उस एक लेख के नाम पर उस अंक को प्रतिबंधित किया। इसी तरह लखनऊ से निकालने वाली जो सुधा साहित्यिक पत्रिका थी, उसमें एक कविता छपी जो भगत सिंह के नाम छपी थी। उस एक कविता के आधार पर जुलाई 1931 के उस सुधा के अंक को प्रतिबंधित किया गया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ पत्रिकाएं ही नहीं, पुस्तकें भी, नाटक भी और अलग अलग दायरे में लिखी गई बहुत सारी ऐसी सामग्री जो किसी भी तरह से भारतीय जनमानस में एक चेतना और एक राष्ट्रीय भावना जागृत कर सकती थी, अंग्रेजी सरकार वो सचेत रहती थी और उसके लिए कड़े नियम बना गए थे। इसके बाद भी 1930 के आसपास जब देखिए कि क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर के बहुत सारी धरपकड़ होती है, तो बहुत सारी पत्रिकाएं थीं जो भूमिगत और साइक्लो स्टाइल निकलती। मुझे याद आ रहा है कि बनारस से निकलने वाली एक पत्रिका शंखनाद नाम से थी, जो साइक्लो स्टाइल थी और भूमिगत निकलती थी। उसका कोई स्थायी पता नहीं था, स्थायी प्रेस नहीं था। उसके 1932 और 33 के सभी अंक प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। तो दरअसल ये साहित्य बहुत व्यापक साहित्य है। मेमोरियल लाइब्रेरी में है, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में है, बहुत सारे क्षेत्रीय जो छोटी छोटी पुस्तकालय हैं उनमें इस तरह की सामग्री है। और वो सामग्री, बहुत सारी सामग्री जो अंग्रेज़ अपने साथ भारत छोड़ने के साथ ले गए, वो ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में मौजूद है। उस पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ साथी उस सामग्री को बाहर ला रहे हैं। और एक बहुत व्यापक और विविध वर्णीय साहित्य है ये, जिसमें बहुत बड़ी रेंज है। इसको देखा समझा जाना चाहिए। और कम से कम हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, पत्रकारिता कितनी जोखिम भरी थी, कितनी प्रताड़ना से भरी हुई थी और कितना संकटपूर्ण थी, उस पत्रकारिता को देख करके हम आज के पत्रकारिता और आज के दौर की पत्रकारिता का एक तुलनात्मक रूप प्रस्तुत कर सकते हैं कि जब जब हमारे सामने चुनौतियां आएँ या आती हैं तो हमें किस तरह से सक्रिय होना चाहिए, किस तरह से खड़ा होना चाहिए। और जो भी समाज को हमारे पीछे ले जाने वाली प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों से हिंदी पत्रकारिता को जूझना चाहिए, लड़ना चाहिए। और सच्चे मायने में अगर हम विष्णु राव पलारकर, गणेश शंकर विद्यार्थी या स्वयं महात्मा गांधी या यशपाल की पत्रकारिता को याद करें, तो ये लगभग उसी तरह की पत्रकारिता थी जो अपनी चुनौतियों से जूझती थी, लड़ती थी और आगे बढ़ती थी।